आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इफ द फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज सफर्ड सेवरल रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन इज रिवर्स्ड इट रिट्रेस इट्स पाथ एग्जैक्टली। मतलब क्या है इसका कि लाइट जिस पाथ को फॉलो करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद निकलेगी बाहर, अगर आप उस लाइट को वापस भेज दो, मतलब उसके पाथ को बिल्कुल 180 से टर्न कर दो, तो जब वो लाइट दोबारा से बाहर निकलेगी दूसरे मीडियम में जिधर से आई थी, वो उसी पाथ को फॉलो करके जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से यहां पे आए एकेडमी में, जिस रास्ते को फॉलो करके आए हो, अगर यहां से आपको घर पे भेजूं तो आप उसी रास्ते को फॉलो करके जाओ बिल्कुल से। तो यहां पे देखो, ये लाइट आई ए से बी, इंसिडेंट लाइट रेडर से डेंसर में जा रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस लाइट को वापस भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे एक प्लेन मिरर रखना पड़ेगा और लाइट जो है उस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो। प्लेन मिरर की खासियत है कि अगर लाइट उस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल करे तो वो वापस उसी तरह बैक रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर ये चीज? तो हमने आगे प्लेन मिरर रखा है जिसपे ये लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल हुई और परपेंडिकुलर फॉल होने से लाइट ने अपना रास्ता बदला, वापस जाते वक्त इसी पाथ को फॉलो करके वो बाहर निकली। जिस पाथ को फॉलो करके वो अंदर आई थी, उसी पाथ को फॉलो करके वो कहां गई, बाहर गई। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। वो क्या रिजल्ट मिलेगा? देखो, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड। मान लो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। मैं आपको बोलूं, जब लाइट फर्स्ट मीडियम से मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो स्नेल्स लॉ लगाओ। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगता था? 1 से 2 गई तो 1 μ2 इज इक्वल टू साइन पहले मीडियम में जो एंगल है इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। यही होता है ना, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल जिस मीडियम में लाइट आ रही है और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल जिस मीडियम में लाइट जा रही है वहां का एंगल। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब दूसरी बार रिफ्रैक्शन किधर से किधर हो रही है? जब लाइट टकराने के बाद रिफ्रैक्ट करने लगी तो लाइट अब सेकंड से किधर जा रही है? फर्स्ट में जा रही है। तो दूसरी रिफ्रैक्शन हुई मीडियम सेकंड से मीडियम 1 की तरफ। अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओ, कैसे लगेगा? लाइट गई 2 से 1 की तरफ, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ। ऊपर आएगा साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, तो साइन ऑफ क्या आएगा यहां पे? आर आएगा, आई नहीं आएगा, क्योंकि इस मीडियम में इंसिडेंट एंगल ये वाला हो गया है बच्चों। क्लियर? तो ऊपर आपने वो वाला एंगल रखना है जहां पे लाइट आ रही है। जिस तरफ से लाइट आ रही है उसका एंगल वो इंसिडेंट बनता है। तो यहां पे साइन आर आएगा, साइन आई नहीं। तो बार बार बोल रहा हूं, स्नेल्स लॉ लगाना सीख लो। हर बार साइन आई बाय साइन आर मत लगाना। क्लियर? तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, मल्टीप्लाई से इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो मल्टीप्लाई किया 1 μ2 इंटू 2 μ1 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, और दूसरी तरफ साइन आर बाय साइन आई। ये कट गया, ये कट गया, तो 1 μ2 इंटू 2 μ1 इक्वल टू 1। तो रिजल्ट बच्चे यहां पे इंपॉर्टेंट वाला आ गया कि अगर आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रेशियो को बदलना चाहते हो, मतलब अगर आप फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड देखना चाहते हो तो वो रेसिप्रोकल होता है सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर? ये था ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पिछले लेक्चर में किया था। तो यहां से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो, अगर मुझे पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो किसके इक्वल होगा? 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये बदलने चाहते हो ना, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो वो किसके इक्वल होता है? रेसिप्रोकल कर दो। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो ये इस आर्टिकल से सीखा। क्लियर ये चीज? नोट करो। अब नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों
रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। 10th में थोड़ा सा आइडिया लिया हुआ है आपने इसका, ठीक है, कि जब लाइट ग्लास स्लैब में से निकलती है तो क्या होता है। तो यहां पे डायग्राम पहले से बना हुआ है, देखो ध्यान से। ये इंसिडेंट रे है ए बी, जो कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ I1। ये आई रे ऐसे, इसको ऐसे जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, पर आगे क्या है, डेंसर मीडियम है, तो लाइट किधर की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ। तो ये लाइट अंदर की तरफ बेंड होगी। तो अंदर की तरफ जब ये बेंड हुई तो यहां पे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना आ गया, रिफ्रैक्टेड एंगल R1। अब लाइट यहां पे जाके फिर टकराई, दोबारा से रिफ्रैक्शन होगी। अब लाइट चली है डेंसर से रेरर, तो ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, पर क्योंकि लाइट डेंसर से रेरर है तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर की तरफ बेंड हो जाएगी। तो यहां पे ये नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगी। और एक चीज, जब ये बेंड हुई तो आपकी जो इंसिडेंट रे थी और जो ये फाइनल रे है जिसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी। तो हमारा जो यहाँ पे ग्लास स्लैब है उसका काम क्या होता है, वो हमारी रे को जस्ट क्या कर देती है, थोड़ी सी शिफ्ट कर देती है, पर आती निकलती पैरेलल है। तो डायग्राम जब बनाओ तो ये चीज का ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और इमर्जेंट रे जो लास्ट में निकली है ये पैरेलल होने चाहिए। और इनमें देखो इतना सा शिफ्ट आ गया ना, और इस शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, जो इतना ये शिफ्ट हो गई है। अब ये पहले हम निकालेंगे। यहां पे देखो कि आपके ग्लास स्लैब के केस में I1 और R2 इक्वल होते हैं, जो 10th में आप सीधा लर्न करते थे कि इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल, इसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, जो फाइनल रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, ये इक्वल होंगे। ये यहां पे प्रूफ करना। तो उसके लिए आप कैसे प्रूफ करोगे, देखो आप पहले एयर टू ग्लास के लिए स्नेल्स लॉ लगाओगे। तो स्नेल्स लॉ लगाया जब, तो कैसे लगेगा, लाइट जा रही है ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1, ऐसे लगेगा। क्लियर ये चीज। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। फिर लाइट कहां जा रही है, ग्लास टू एयर, तो ग्लास टू एयर कैसे लिखोगे इसको, G म्यू ए, क्योंकि ग्लास से कहां जा रही है, एयर, साइन इंसिडेंट एंगल कितना है इस केस में, I2, और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, R2। इसको डाल दे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई किया, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1 इंटू साइन I2 बाय साइन R2। ये चीज आ गई। अब ए म्यू जी और जी म्यू ए में क्या रिलेशन था, कि अगर आप इसके इंटरचेंज करना चाहते हो ऊपर नीचे वाले को, तो रेसिप्रोकल करके कर दो। तो यहां पे हम जी म्यू ए को अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 1 बाय ए म्यू जी लिख सकते हो। और यहां पे ध्यान से इस फिगर को देखिए, क्योंकि आपको पता है ग्लास स्लैब के ऊपर वाला और नीचे वाली साइड आपस में पैरेलल होती है ना। अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो इसका मतलब ये नॉर्मल और ये नॉर्मल भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। और देखो यहां पे ये पैरेलल में ऐसे ये बन रहा है, तो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। ये कौन से पेयर बन रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स बन रहे हैं। पैरेलल लाइंस को बीच में से ऐसे Z बनाए तो ऑल्टरनेटिंग। तो यहां पे R1 और I2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ग्लास स्लैब में आगे से ये याद रखना कि मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टेड एंगल और उसी मीडियम के अंदर इंसिडेंट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वैल्यू भी यहां पे पुट कर देते हैं अगले स्टेप में। तो साइन I बाय साइन R1 की जगह I2 लिख दिया मैंने, ऊपर साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन R2। यहां पे ये साइन I2 कैंसिल, क्लियर। और इधर ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, लेफ्ट साइड में 1, इधर बचा साइन I1 बाय साइन R2। तो साइन R2 इज इक्वल टू साइन I1, तो R2 इज इक्वल टू क्या आ गया, I। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये इक्वल है तभी ये शो होता है कि ये दोनों लाइंस, इंसिडेंट रे वाली और इमर्जेंट रे, आपस में पैरेलल होगी। कैसे पता चला, देखो
ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आपस में क्या है, पैरेलल। ये लाइन इसके साथ कितना एंगल बना रही है, I1। ये लाइन इसके साथ क्या एंगल बना रही है, R2। और दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। तो अभी तो प्रॉपर्टी पड़ी, अगर दो लाइंस के बीच का एंगल सेम है तो उनके परपेंडिकुलर्स का एंगल भी क्या होता है, सेम। तो इसका मतलब शो हो गया कि हमारा ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये प्रूफ तो वैसे एग्जाम में कम ही पूछा जाता है, ना के बराबर ही है, पर बस इससे ये पता लग गया कि अगर अब आगे मल्टीपल मीडियम्स आए तो हम ये सीधा कर दिया करेंगे कि जो इंसिडेंट एंगल होगा और उसी मीडियम में जब लाइट वापस जाएगी निकल के, वो आपस में क्या होंगे, एंगल इक्वल हो। क्लियर ये चीज। अब नेक्स्ट बच्चे हम सीखेंगे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है। ये जो निकला है ना यहाँ पे कि कितना शिफ्ट हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, वो निकालना है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दिस वन इज, यहां से लेके ये वाला जो है परपेंडिकुलर जो मैंने इस पे फेंका, दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दो लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि कितना शिफ्ट हो गया वो। तो मैंने यहां से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर फेंका, तो ये जो डिस्टेंस है इसे बोलेंगे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये कैलकुलेट करना है। कैसे करना है उसके लिए देखो, यहां पे लेट करते हैं कि इसकी थिकनेस जो है ग्लास स्लैब की वो T है, ठीक है। तो अब आपको ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है यहां पे, ये BC और इसको नेम दे देते हैं D। BCD एक ट्रायंगल बन रहा है। BCD ट्रायंगल में आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ये CD की वैल्यू चाहिए। वो तभी पॉसिबल है अगर आपको कोई एक ट्रायंगल की साइड पता लग जाए, पर हमें तो कोई साइड नहीं पता। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, ये बनाया ट्रायंगल मैंने यहां से ये वाला, और इसको नेम दे दिया मैंने BNC। तो ट्रायंगल BNC में अगर मैं BC की वैल्यू निकालूं, BN कितना है, जितनी थिकनेस है T, अगर मैं BC निकाल दूं ये वाली, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। BC निकल गया तो अगले ट्रायंगल में एक साइड पता लग गई, X पता लग जाएगा। तो BC कैसे निकलेगा, देखो ये परपेंडिकुलर है यहां पे, ये एंगल R1 है, तो ये वाली साइड क्या बन गई, बेस। दो एंगल बेस के साथ बनते हैं, और जो हमारा BC है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो किसे यूज करें, कॉस को यूज करें। तो कॉस थीटा, थीटा इज R1, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा BN, हाइपोटेन्यूज इज BC। तो यहां से BC कितना आ गया, BC इज BN बाय cos R1, BN इज T बाय cos R1। क्लियर ये चीज। अब बारी है अगले ट्रायंगल की। अगले ट्रायंगल में BC पता लग गया, क्या अगले ट्रायंगल में कोई एंगल पता है आपको, नहीं पता, पहले एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा। अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये रेस करने लगा हूं, ये I एंगल है, तो यहां पे वर्टिकली ऑपोजिट ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये ऐसे गया और ये ऐसे जा रहा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, I1, जिसमें से बाहर वाला एंगल कितना है, R1, तो अंदर का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, I माइनस R1। तो ट्रायंगल का अंदर वाला एंगल पता लग गया आपको, क्लियर। तो अब ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल BCD एंगल आपको पता लग गया I1 R1। इस ट्रायंगल में, BCD ट्रायंगल में बेस कौन है आपका, BD इज बेस ना, दो एंगल जिसके साथ बनते हैं। ये CD क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और BC क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। आपने परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, तो किसे यूज करें, साइन को। तो साइन ट्रायंगल में एंगल कौन सा है, I माइनस R1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज CD, हाइपोटेन्यूज इज BC। तो यहां से CD कितना आ गया, CD इज BC इंटू साइन I माइनस R1। तो यहां से CD जो X था वो आ गया BC की जगह T बाय cos R1 इंटू साइन
I माइनस R1। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप क्या निकाल दोगे, लेटरल शिफ्ट। इसका अगर न्यूमेरिकल आया तो ऐसे आपका इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल निकलेगा। अब इसको फर्दर भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। आपको पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आप इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो आगे। क्लियर, ये चीज समझ लग गया। तो इसको अगर एक्सपेंड करना है तो देखो यहां पे x की जगह आ जाएगा t बाय कॉस R1 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये चीज आ गया। उसके बाद आप जो मर्जी करते जाओ आगे, इसको डिवाइड में कर दो दोनों के। जब दोनों के नीचे डिवाइड करोगे तो फर्स्ट टर्म में से कॉस वाली कैंसिल हो जाएगी और यहां पे आ जाएगा कॉस आई बाय कॉस R1 इंटू साइन R1। ये चीज आ गई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप आगे क्या निकाल सकते हो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में इंसिडेंट एंगल गिवन होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल गिवन नहीं होता न्यूमेरिकल में। जो R1 है वो तो अंदर का एंगल है, वो गिवन नहीं होता। तो आपको न्यूमेरिकल में R1 चाहिए, बिना R1 के आंसर निकलेगा नहीं। तो उस केस में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं वो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया है तो आप R1 निकाल सकते हो। कैसे, स्नेल्स लॉ लगा के। लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जा रही है तो 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। फर्स्ट मीडियम में इंसिडेंट एंगल I1 है और रिफ्रैक्टेड एंगल सेकंड में क्या है, R1। तो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, साइन R1 निकाल सकते हो। ये न्यूमेरिकल का है कि आगे आगे न्यूमेरिकल में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, आप यहां पे वैल्यू पुट करके साइन R1 निकाल देना। पर हमें तो साइन के साथ साथ कॉस भी चाहिए, तो साइन से कॉस कैसे निकलेगा, कॉस स्क्वायर R1 प्लस साइन स्क्वायर R1 इक्वल टू 1। इसकी हेल्प से आप किसकी वैल्यू निकाल दोगे, कॉस। क्लियर। तो आपका जो आंसर अब आएगा वो किस में आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आएगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसपे आपकी लेटरल शिफ्ट डिपेंड करती है, नंबर 1 थिकनेस, नंबर 2 इंसिडेंट एंगल, और उसके बाद थर्ड क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पे भी डिपेंड करता है। क्लियर। तो ये फॉर्मूला याद करना, न्यूमेरिकल आया तो सिंपल ही आता है। नेक्स्ट है बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। तो पहले तो सिंगल स्लैब पड़ी थी, अब क्या है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की स्लैब बना दी। तो उसमें आपने कुछ रिजल्ट ड्राइव करने हैं, तो उसके लिए फिर वही स्नेल्स लॉ, इसको हम फटाफट करते हैं। तो पहले लाइट ए मीडियम में, ठीक है, एयर वाला, एयर में हम μ1 ले लेते हैं, इसको μ2 ले लेते हैं, और इसको हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लेते हैं, μ3। क्लियर। या μa लिखते हैं, ऐसे करते हैं, दिस इज μa फॉर एयर, μw फॉर वाटर एंड μg फॉर ग्लास। और दोबारा कहां आ गया, म्यू एयर में आ गई। क्लियर। अब ये तो पता है ना आपको, ये लाइट आएगी अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी क्योंकि डेंसर है, फिर वाटर से ग्लास में जाएगी और डेंसर है तो और अंदर की तरफ बेंड होगी, इतना तो पता ही। फिर हमें ये भी पता है इधर का जो रिफ्रैक्टेड होगा और उधर का जो इंसिडेंट होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग पेयर बन जाएगा। तो ये R1 है तो इसको भी R1 लिया, ये R2 है तो इसको भी क्या लिया, R2। और पहले में हमने प्रूफ कर दिया अगर लाइट एयर से एंटर हुई थी और दोबारा एयर में गई थी तो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल भी आपस में क्या थे, इक्वल। तो ये आई है तो लास्ट में इसको भी क्या लिख दिया मैंने, आई लिख दिया। क्लियर ये चीज। चलिए अब यहां पे स्नेल्स लॉ से पहले करने लगा हूं, फिर दूसरा भी करके दिखा दूंगा क्योंकि स्नेल्स लॉ से एक रिजल्ट आना है हमारे पास। तो स्नेल्स लॉ लगाया पहले मैंने 1 से 2 की तरफ, जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो लगेगा a म्यू g इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1। फिर सेकंड में वाटर टू कहां जा रही है, ग्लास, वाटर टू ग्लास जा रही है तो W म्यू G, सॉरी यहां पे A म्यू W है, वाटर में जा रही है। दूसरे में आएगा W म्यू G वाटर टू ग्लास साइन, यहां पे इंसिडेंट एंगल क्या है आपका R1 और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है आपका R2। और थर्ड केस में क्या है, ग्लास टू एयर, बाहर निकल रही है तो ये आएगा G म्यू A इज इक्वल टू साइन, यहां पे इंसिडेंट एंगल कितना है R2 तो साइन R2 और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है I। तो इक्वेशन 1
इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, a म्यू w इंटू w म्यू g इंटू g म्यू a इज इक्वल टू, इस साइड जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ। ये साइन आई ऊपर है, यहां पे साइन आई नीचे कट जाएगा, यहां साइन r1 नीचे है, यहां साइन r1 ऊपर है कट जाएगा, यहां साइन r2 नीचे है, यहां साइन r2 ऊपर है कट जाएगा, तो इस तरफ क्या आ जाएगा आपके पास 1। अब यहां से एक रिजल्ट बनना है इंपॉर्टेंट, देखो ये a म्यू वाटर है, ये g म्यू एयर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, a म्यू वाटर इंटू वाटर म्यू g इंटू, इसको लिखने लगा हूं 1 बाय a म्यू g। एयर को ऊपर कर दिया, क्योंकि नॉर्मली अपन फर्स्ट मीडियम किसको लेते हैं, एयर, तो एयर को ऊपर कर दिया। अब यहां से w म्यू g किसके इक्वल आ गया, a म्यू g डिवाइडेड बाय a म्यू w। तो ये एक रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या है कि अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो बाय फॉर्मूला इसको कैसे लिखते हैं आप, ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का, नीचे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का। और ये वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एब्सोल्यूट, उस पर्टिकुलर मीडियम का। पर मेरे पास एब्सोल्यूट नहीं है, सपोज करो ऐसी कंडीशन आ गई, मेरे पास एब्सोल्यूट नहीं है, पर मेरे पास दोनों मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी तीसरे के साथ अवेलेबल है। जैसे यहां पे देखो, मेरे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है, मेरे पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एयर है। तो अगर मैं इन दोनों को भी डिवाइड कर दूंगा तो ये भी मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही देगा, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते वक्त या तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशो कर दो, या जिन दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेटिव निकालना है उनका किसी तीसरे के साथ रिलेटिव निकाल के रेशो निकाल दो, वन इन द सेम थिंग। क्लियर? तो यहां पे वाटर का ग्लास के साथ चाहिए था, तो ऊपर अकेला वाटर ग्लास चाहिए था, नीचे अकेला क्या चाहिए था, वाटर, सॉरी नीचे हमने निकालना था ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ऊपर ग्लास का चाहिए था, नीचे वाटर का, पर नहीं था, तो हमने ऊपर ग्लास का भी विद रिस्पेक्ट टू एयर कर दिया और नीचे वाटर का भी विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया, एयर कर दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट ही हो, अगर आपके पास रिलेटिव है तो वो भी चलेगा रेशो में। बस ये ध्यान रखना कि रिलेटिव दोनों का किसी तीसरा जो होगा सेम के साथ, तो आंसर सेम है। तो ये रिजल्ट है यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए, नोट करो।